वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिल गया है। एक्चुअल में इसको बनाया था आईआईपी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने। सीएसआईआर का एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है सीएसआईआर की है। अब प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम? ये जो बायोजेट फ्यूल है एक्चुअल में इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ना अपने रसोई में, उनसे भी बन सकता है। ट्री बॉर्न ऑयल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नीम है या फिर जट्रोफा है। इन सब से भी ऑयल जो निकलता है उसका भी बायोजेट फ्यूल हम बना सकते हैं। या फिर ऐसे ऑयल सीड क्रॉप्स जिनका गेस्टेशन पीरियड काफ़ी कम है, जैसे कि आप कैमेलिना बोल सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो भी एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है ना, जब एडिबल ऑयल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे वेस्ट एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनसे भी आप इसको बना सकते हो। और ऐसे कोई भी ऑयल सीड्स जिनको हम लोग ऑफ सीजन में ग्रो करना चाहते हैं, इन सब जगहों से आप बायोजेट फ्यूल बना सकते हो। तो बहुत सही चीज़ है ना। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये पॉल्यूशन लेस है। मतलब कि अगर हम लोग इसका मिक्सिंग कर देते हैं तो चूंकि अल्ट्रा लो सल्फर कंटेंट होता है इसमें, तो एयर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसका सिग्निफिकेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये अभी इसको फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिला है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब हम लोग आराम से अपने एयरक्राफ्ट में जो भी ऑपरेशनल है उसमें बायोजेट फ्यूल को यूज़ कर सकेंगे, जो भी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से हम बना रहे हैं। इसको पहली बार कब टेस्ट किया गया था? देखो, 26 जनवरी 2019 मतलब कि 2019 के रिपब्लिक डे पर AN-32 एयरक्राफ्ट था। इसको राजपथ न्यू दिल्ली के ऊपर उड़ाया गया था। तो ये तो एयरफोर्स की बात हो गई, लेकिन अगर साथ ही साथ हम लोग सिविल कॉमर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट की भी बात करें तो वो भी ऑलरेडी 27 अगस्त 2018 में स्पाइस जेट ने ऑपरेट किया था। उसमें उन्होंने बायोजेट फ्यूल को मिक्स करके इस फ्लाइट में यूज़ किया था। तो ऑलरेडी इन सब का ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है। बस अब इनको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है हमें कि इनको अभी फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिला है। इसके और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट है, उसको मीट करने में थोड़ी तो हेल्प कर ही देगा ये। और साथ ही साथ सोचो, जो फार्मर्स ऐसे ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए भी तो एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई ना, कि आप खूब सारा बनाओ, हमें तो पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, हर तरीके से विन विन सिचुएशन है। और जो भी ट्राइबल्स हैं उनको हम लोग ऐसे नॉन एडिबल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में, कलेक्ट करने में एंगेज कर सकते हैं, तो उनकी भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल 2017-18 का नेशनल हेल्थ अकाउंट्स रिपोर्ट से रिलेटेड है, जिसको हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है। एक्चुअल में इसको नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है जो कि इसको प्रोड्यूस करता है। इसको 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटेरिएट डिजिग्नेट कर दिया था। इसने जो भी डेटा इस बार कलेक्ट किया है
उसको एक्चुअल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स है 2011 का, उसको उस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करके ही इन्होंने सारा डेटा इस बार फॉर्मुलेट किया है। अब वो डेटा है क्या, उसको देख लेते हैं। एक होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग कितना खर्च करते हैं, एक पर्सन कितना खर्च करता है, उसको अगर 2013-14 के डेटा से रिलेट किया जाए तो ये काफ़ी हद तक कम हो गया है। इनका कहना है कि जो 2013-14 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 64.2% होता था, 2017-18 में वो घट के 48.8% हुआ है। अगर इसी चीज़ को हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर देखें, मतलब कि पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखें, तो जो 2013-14 में ये लगभग 2300 तक था, अभी 2100 के आसपास पहुंच गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग गवर्नमेंट सपोर्ट में देखें, गवर्नमेंट हेल्थ में डेफिनेटली एक्सपेंड करता है, तो अगर उसको हम कंपेयर करें टोटल GDP से, तो उसका शेयर भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 2013-14 में 1.15% था, अब वो शेयर इंक्रीज़ होकर 1.35% तक पहुंच गया है। साथ ही साथ अगर इसको हम लोग टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में देखें तो 2017-18 में ये है 40.8%, जबकि 2013-14 में ये केवल 28.6% ही था। यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे पर कैपिटा लेवल, मतलब पर पर्सन जो खर्च करती थी, वो भी बढ़ा है, जैसे कि 1042 से बढ़ के ये 1753 पर हो गया है। इस पूरे रिपोर्ट को अगर समराइज किया जाए तो आप ये बोल सकते हो, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक पहली चीज़ कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के बारे में है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। बड़ी जानकारी होगी कि पब्लिश किया किसने है। इसे पब्लिश किया गया है IOM के द्वारा। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। ये एक बाइनियल रिपोर्ट है। बाइनियल रिपोर्ट होने का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है। डेटा कहां से मिला इन्हें ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए? IDMC यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है। कौन से लोग कहां डिस्प्लेस हो रहे हैं इसका डेटा ये कलेक्ट करके रखते हैं। उसी की बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। फोकस क्या रहा? 2022 की रिपोर्ट में मेन फोकस एरिया रहा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम डिजास्टर्स आते हैं लाइक फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स या फिर कुछ और वेदर इवेंट्स, उनसे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्या लोगों को अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है? क्या निकल के आया? ये देखने को मिला कि पहले क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता था। जैसे इराक और सीरिया में लड़ाई शुरू हो गई तो लोग उस जगह को छोड़ के किसी सेफ जगह पे जाने की कोशिश करते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर कॉज होता था डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन अभी ये समझ में आया है कि लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट की तुलना में क्लाइमेट चेंज से होने वाले डिजास्टर्स से ज़्यादा है। जो नए डिस्प्लेसमेंट हैं उनमें 76% डिजास्टर्स की वजह से हैं। फिलीपींस ने हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर में डिस्प्लेसमेंट फेस किया है 2020 में। वहां पे जो डिजास्टर्स आए उसकी वजह से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, दुनिया में कहां रहना महंगा या फिर सस्ता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टेल अवीव जो इजराइल की कैपिटल है वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए। इसे कंपाइल किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा। 173 शहरों को कैलकुलेट किया गया। 200 डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैलकुलेशन में लिया गया। इंडेक्स के लिए बेंचमार्क लिया गया वो प्राइस जो न्यूयॉर्क सिटी में है, यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में इवैल्यूएशन किया गया है। निकल के आया कि टेल अवीव इजराइल की कैपिटल दुनिया की सबसे महंगी सिटी है। उसके बाद नंबर आया पेरिस का और फिर सिंगापुर का। लोवेस्ट रैंकिंग में आए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ ऐसे देश जिनके पास पैसों की कमी है। इंडिया में अहमदाबाद यानी कि गुजरात को टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज में जगह दी गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन डायबिटीज एटलस के बारे में है। इसका 10th एडिशन अभी हाल ही में रिलीज किया गया। एटलस का मतलब क्या है? वहां पर हमें डिटेल में जानकारी मिल जाती है कि क्या स्टेटस है, कौन सी चीज कहां पर किस स्थिति में है। प्रोड्यूस किया गया है IDF के द्वारा। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कोलैबोरेशन रहा साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की कमेटी का। फॉर द फर्स्ट टाइम सन 2000 में पब्लिश किया गया था। ये एक रिसोर्स की तरह वर्क करता है जहां पर हम देखते हैं कि दुनिया भर में डायबिटीज की क्या स्थिति है। तो अच्छा बताइए कि क्या स्थिति है, चलिए बताते हैं। डायबिटीज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। चिंता की बात है 2021 में दुनिया में 10 में से 1 एडल्ट डायबिटीज का शिकार रहा। मतलब ये संख्या आपको 537 मिलियन मिलेगी, जो कि 2019 की तुलना में ज्यादा है। 2019 में यह संख्या 463 मिलियन हुआ करती थी। डायबिटीज को दुनिया के टॉप 10
कॉजेज में काउंट किया जाता है जो ग्लोबल लेवल पे मोर्टेलिटी कॉज करते हैं। 6.7 मिलियन डेथ्स 2021 में डायबिटीज की वजह से एस्टिमेट की गई। 23 सितंबर 1950 को ही इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन को फाउंड कर दिया गया था। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 160 देशों के 230 नेशनल डायबिटीज एसोसिएशन शामिल है। हेडक्वार्टर्ड है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। डायबिटीज की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, छूने से नहीं फैलती। ये तब होती है जब या तो हमारा शरीर इंसुलिन जनरेट करना बंद कर दे या फिर इंसुलिन जनरेट तो हो, हमारी बॉडी उसे इस्तेमाल ना कर पाए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर और ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। दो तरीके की डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज, जहां पर हमारी बॉडी इंसुलिन को सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ऐसे पेशेंट्स को अक्सर इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज, ये बहुत ही कॉमन है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी इनफ मात्रा में इंसुलिन जनरेट करती है लेकिन बॉडी उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाती। ऐसे लोगों को इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और सबसे ज्यादा यही देखा जाता है। ये ओबेसिटी, मोटापे या फिर एक्सरसाइज की कमी की वजह से अक्सर देखा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्प्रिंट 04 मार्केट टेक के बारे में है। हैकाथन मतलब एक काइंड ऑफ चैलेंज आयोजित किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी IFSC के द्वारा। इन्फिनिटी फोरम 2021 के तहत ही इसे आयोजित किया गया था। क्लोजर इवेंट के दौरान इसे आयोजित किया गया। होस्ट किया गया IFSC गिफ्ट सिटी, जिसे आप गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बोल सकते हैं। कोलैबोरेशन रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का। फोकस रहा कि हम कैपिटल मार्केट सेगमेंट पर फोकस करें। कैपिटल मार्केट सेगमेंट जहां पर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट या फिर वेंचर की कैपिटल की बात करते हैं। यहां पर फिनटेक को एक्सपेंड करने की बात की गई। फिनटेक का मतलब यह होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे कंबाइन करके फिनटेक कह दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ओपन था पूरे दुनिया में जो भी फिनटेक में इन्वॉल्व है। फर्दर ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाएगा जो भी वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब है जहां पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर वेरियस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप की जा रही हैं ताकि एक कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। ये इनोवेशन बेटर बैंकिंग और इंश्योरेंस के फील्ड में, सिक्योरिटीज के फील्ड में बढ़िया रास्ते निकालता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI के चीफ के टेन्योर को एक्सटेंड करने को लेकर है। लोकसभा ने अभी हाल ही में 2 बिल पास किए हैं जिसके तहत अब ED और CBI के डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है वो 5 साल तक का हो सकता है। पहले ये महज 2 साल का होता था। मतलब अब एक साल करके इसे 3 और सालों तक बढ़ाया जा सकता है और इस लिहाज से टोटल कार्यकाल 5 साल का हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट इसके लिए पहले 2 ऑर्डिनेंस लेकर आई थी जिसके तहत इस कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अभी उस संबंध में बिल पास किया गया है। देखिए, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट के 2 हाउस में से या तो कोई एक या 2 के दोनों सेशन में ना हो। मतलब कि कानून की आवश्यकता तो है लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का एक या फिर दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो औपचारिक रूप से कानून नहीं लाया जा सकता। इस स्थिति में ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। ऑर्डिनेंस को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत पास करते हैं। इसे हिंदी में प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। इसके तहत होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास कानून बनाने की क्षमता आ जाती है जबकि ये काम जो है वो लेजिस्लेचर का है। ये जो एक्सटेंशन है वो एक बार में तो 1 ही साल का होगा लेकिन 3 बार बढ़ाया जा सकता है, मतलब 5 साल का हो सकता है। जो लॉ है इसके लिए 2 लॉ अमेंड किए गए हैं। CBI डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ाने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में अमेंडमेंट होगा और ED के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में संशोधन होगा। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। 2019 में पास कर दिया गया। अभी क्यों न्यूज में आया? क्योंकि इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हर कानून के 1 साल, 2 साल, 3 साल पूरे होते हैं। तो क्या जब भी 1 साल, 2 साल, 3 साल पूरे होंगे तो हम उस कानून को पढ़ने लग जाएंगे? नहीं, मामला इतना भी लाइट नहीं है। 2 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी तक CAA को नोटिफाई नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, जब तक किसी एक्ट को नोटिफाई नहीं किया जाता उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। पहले तो सरकार ने कहा था कि हम 2020 में से नोटिफाई कर देंगे लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए एक्सटेंशन ले लिया और अब इसे नोटिफाई करने की योजना है जनवरी 2022 में। तो एक लॉ जो 2 सालों से बनके तैयार है उसे अभी तक सरकार के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नोटिफाई नहीं किया गया है। तो वो अगर न्यूज में आता है तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने संशोधित किया था या अमेंड किया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। इसके तहत
कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को 5 तरीके से ले सकता है। बाई बर्थ, जन्म से ही वो नागरिक बन जाए। डिसेंट, उनके माता पिता यहाँ के नागरिक हों तो वो नागरिक हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन, जिसमें वो एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता ले सकते हैं। नेचुरलाइजेशन, एक लंबे समय तक आप यहाँ पे रहते हैं और फिर नागरिकता की मांग करते हैं। और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश की टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया तो फिर वहां के लोगों को नागरिकता ऑफर की जाती है। CAA में भारत के 3 पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता देने का प्रावधान है, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन, इस आधार पर कि वहां पर उनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता है और अगर वो यहां पर आते हैं तो हम उन्हें इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे। लेकिन ये कानून केवल उनके लिए लागू होगा जो दिसंबर 31, 2014 से पहले ही भारत में आ गए हैं, उसके बाद के लोगों के लिए नहीं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में है। अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि इंडिया में 2016 से 20 के बीच में जितनी भी गोल्ड की सप्लाई हुई है उसमें 86% इंपोर्ट से हुई है। वैसे तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है गोल्ड के ऊपर, लेकिन फिर भी शिपमेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंडिया में लोग सोने के बहुत ही शौकीन होते हैं। कोई भी ओकेशन हो, सोने का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, शादियों में, अलग अलग समारोहों में, और महिलाओं का तो पसंदीदा है सोना, जो उन्हें जान से प्यारा होता है। तो इसकी डिमांड इंडिया में होना वाजिब है। इंडिया में उतना सोना होता नहीं जितनी इसकी डिमांड होती है, तो हम भारी मात्रा में इंपोर्ट पर निर्भर होते हैं। 2020 में इंडिया ने 377 टन गोल्ड बार या डोर को इंपोर्ट किया। डोर एक्चुअली में मिक्सचर होता है जिसमें सोना, चांदी या कोई और मेटल भी हो सकता है, तो उनके बार्स होते हैं। गोल्ड बार तो प्योर होते हैं, लेकिन डोर में और भी मेटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। यूजुअली ये सोना और चांदी का मिक्सचर होता है। 30 देशों से हमने ये इंपोर्ट किए हैं, जिनमें 55% तो महज 2 देशों से आया है, 44% स्विट्जरलैंड से और 11% UAE से। मतलब जो मैक्सिमम इंपोर्ट हमने किया है दैट इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। पिछले 5 सालों में गोल्ड डोर का इंपोर्ट 30% तक बढ़ गया है, जो कि काफी ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करते हैं। ये एक एसोसिएशन है, किसका? उन मेंबर्स का जिसमें दुनिया की लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज आती हैं। मतलब इसकी जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअली में गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं, उन्हीं का ये एसोसिएशन है। यहाँ देशों की बात नहीं हो रही है जो अलग अलग देशों से ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं। इनका काम यह है कि गोल्ड माइनिंग में बढ़िया से इन्वेस्टमेंट हो और डिमांड जो गोल्ड की है वो सस्टेन करती रहे। ये मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं कि आप जो माइनिंग कर रहे हैं गोल्ड की वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें और कॉन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। ये हेडक्वार्टर्ड है यूके में। इसके ऑफिसेस इंडिया, चाइना, सिंगापुर, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के बारे में है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका कोर मामला बता देता हूँ। ग्लोबल हेल्थ, पूरी दुनिया की हेल्थ की बात की जा रही है और उसकी सिक्योरिटी। लेकिन सिक्योरिटी किससे? हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने आया था दैट वाज थ्रू कोविड-19, और भविष्य में ऐसे और इन्फेक्शियस डिसीज के आने की संभावना है। इन दैट केस ये जो इंडेक्स है ये इवेलुएट करता है कि दुनिया में ओवरऑल दुनिया कैसे तैयार है इस प्रकार के थ्रेट को हैंडल करने को लेकर। फर्दर अलग अलग देशों की क्या तैयारियां हैं अगर वापस से हमें ऐसा कोई पेंडेमिक फेस करना पड़ता है तो। किसने रिलीज किया, तैयार किया इस इंडेक्स को? इसे रिलीज किया गया है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव यानी कि NTI के द्वारा। अकेले नहीं, जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी भी इसका हिस्सा रही। फर्दर इस रिपोर्ट को डेवलप किया गया, ये रिलीज करने वाली एजेंसीज हैं, डेवलप किया गया है एक थिंक टैंक के द्वारा जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। GHS इंडेक्स 2021 पहला कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है जहां पर हम हेल्थ सिक्योरिटी की बेंचमार्किंग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितना तैयार है। इसे एसेस किया गया है 195 कंट्रीज में कि क्या वो एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स के लिए तैयार हैं। एसेस करने के बाद देखिए, असेसमेंट 2 से 3 सालों के गैप का हो रहा है। ये देखा जाएगा कि वहां की सरकारें कितनी तैयार हैं, क्या उनमें पॉलिटिकल विल है, क्या वो एक्शन ले सकते हैं, क्या जो भी गैप्स हैं उन्हें एड्रेस किया जा रहा है जिसकी वजह से उनकी तैयारी कमजोर हो रही है। इसमें 6 कैटेगरीज में 37 इंडिकेटर्स के आधार पर 171 क्वेश्चंस इवैल्यूएट किए गए हैं। इनके बेसिस पे जो जानकारी मिली है उसी के बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया गया है उनके स्कोर के बेसिस पे। जो स्कोर है वो 0 to 100 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। 100 का मतलब होगा आप पूरी तरीके से तैयार हैं और 0 का मतलब है कि आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। इसी के बीच में जो भी कंट्रीज हैं उनके नंबर्स रहे हैं। निकल के क्या आया? दुनिया का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो 38.9 के स्कोर पे है 2021 में। 19 में 40.2 था। इसका मतलब यह है कि ऐसे पेंडेमिक्स को लेकर हम 2019 में ज्यादा तैयार थे 2021 की तुलना में। हमारी तैयारी ढीली पड़ी है, जबकि इन्फेक्शियस डिसीज आने वाले डिकेड में और भी ज्यादा
ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की संभावना रखता है। 2021 में किसी भी कंट्रीज ने टॉप टीयर में एंट्री नहीं की और जो मैक्सिमम स्कोर रहा किसी कंट्री का वो 75.9 है। अंदाजा लगाइए कौन सा देश सबसे ज्यादा तैयार रहा होगा? यूएसए का स्कोर सबसे हाई है, वही सबसे ज्यादा तैयार है इस प्रकार की किसी पैंडेमिक को लेकर। रिपोर्ट्स में इंडिया का स्कोर 0.8 पॉइंट नीचे गिरा है 2019 की तुलना में। हमारा स्कोर वर्तमान में 42.8 है, जो कि पिछली बार की तुलना में कम है। हमें और तैयारियां करनी होंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नाइपर अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। नाइपर कुछ स्नाइपर जैसा लग रहा है, जैसे कोई गोली मारने वाला है। खैर, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। नाइपर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब फार्मास्यूटिकल मेडिकल के फील्ड में रिसर्च और एजुकेशन को लेकर ये बिल है। इसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है। राज्यसभा ने अभी इस संशोधन को पास कर दिया है। अब संशोधन किया जा रहा है मतलब अमेंडमेंट बिल है, तो कोई ये कोर बिल होगा ना जिसमें ये अमेंडमेंट हो रहा होगा। तो उस बिल का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च एक्ट 1998। इसमें किया जाएगा संशोधन। उद्देश्य ये रहेगा कि 6 और इंस्टीट्यूट्स को जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल की फील्ड में वर्क कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल की फील्ड में वर्क कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैं आपसे कहूं तो उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाए। इसमें मेनली 2 चीजें होनी है। एक तो 6 इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देंगे, ये होगा पहला काम। और दूसरा काम होगा इस अमेंडमेंट बिल के जरिए कि हम बनाएंगे एक एडवाइजरी काउंसिल। विस्तार से इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो 6 नए इंस्टीट्यूट्स होंगे फार्मास्यूटिकल के फील्ड के जिन्हें हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देंगे, वो होंगे अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में। ठीक है, एक काउंसिल बनाई जाएगी। जो काउंसिल होगी वो इन इंस्टीट्यूट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगी कि वो एजुकेशन और रिसर्च जो फार्मास्यूटिकल से संबंधित है उसकी फील्ड में बढ़िया से काम करें। और एक मिनिस्टर इसे चेयर करेंगे जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा फार्मास्यूटिकल्स का। तो ये तो अमेंडमेंट बिल की बात हुई। बात करते हैं नाइपर के बारे में। नाइपर ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये नाइपर एक्चुअली में एक कंबाइंड टर्म है। इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। इसे हैंडल किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के तहत ये आते हैं। ये फार्मास्यूटिकल साइंस और रिलेटेड एरियाज में लीडरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, न केवल इंडिया में बल्कि साउथ एशिया और अफ्रीका के देशों को भी। नाइपर मोहाली, जो मोहाली में नाइपर है, वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का भी मेंबर है और एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज का भी मेंबर है। नेक्स्ट आर्टिकल एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में है, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है। यह हेल्पलाइन नंबर है 14566। उद्देश्य यही है कि 1989 का जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसे शॉर्ट में पोआ एक्ट कहा जाता है, उसका अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो। किसी को इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए, कोई कंसर्न है, कोई ग्रीवांस है, तो इस नंबर पे कॉल कर लें। राउंड द क्लॉक आप कॉल कर सकते हैं, देश में किसी भी जगह से, मोबाइल नंबर से, लैंडलाइन नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश और ओरिजिनल लैंग्वेज में जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल रहेंगी। एक वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल भी होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई कंप्लेन करेगा उसे मिलेगा एक डॉकेट नंबर, आप इसे कंप्लेन नंबर कह लीजिए, जिसके माध्यम से आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई की गई है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो वाटर इनोवेशन चैलेंज के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, पानी को लेकर कुछ इनोवेशन किया जाए, इस संबंध में कोई चैलेंज आयोजित किया गया होगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडीज इन्वॉल्व होंगी तभी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो चैलेंजेस तो न जाने कितने होते रहते हैं, हम सारे तो डिस्कस नहीं करते। एग्जैक्टली इसमें शामिल हैं अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क। इन जो डेनमार्क की एम्बेसी इंडिया में है, इन तीनों ने मिलकर अभी इसका 2nd एडिशन अनाउंस किया है। इसका ऑब्जेक्टिव तो एकदम साफ है, हमें इनोवेशन लेकर आना है। हमें जो प्रॉब्लम्स वाटर को लेकर हम फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशंस तैयार करने हैं, ताकि जो कॉर्पोरेट और पब्लिक पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर हम कोई नया और बढ़िया इनोवेटिव सॉल्यूशन तैयार कर सकें या ला सकें। जो चैलेंज है इसे कंडक्ट किया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन की पार्टनरशिप में, जहां पर शामिल हैं नीति आयोग और इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। इनोवेशन सेंटर डेनमार्क ये काम करता है जो इंडिया में डेनमार्क की एम्बेसी है उसके तहत, और इसमें एक बहुत ही की पार्टनर है डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU। उनका एक बहुत ही की रोल है इस चैलेंज को ऑर्गेनाइज करवाने में। फीचर्स यही हैं कि जो यंग टैलेंट है उन्हें एंगेज करेंगे कि आप आइए, अपनी स्किल्स दिखाइए और बताइए कि आपके पास क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज है जिसका इस्तेमाल करके हम वाटर के चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्दर जो चैलेंज में विनर्स होंगे इंडिया की ओर से
वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल वाटर कांग्रेस 2022 में। डेनमार्क की जो एम्बेसी है इंडिया में और DTU, ये लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो ग्लोबल नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। याद रखिएगा कि NGWA को होस्ट किया गया है DTU के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पावर्ड इनिशिएटिव है जहां पर कई सारी यूनिवर्सिटीज एक साथ आती हैं और अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव इनका भी वही रहता है कि यंगस्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। फर्स्ट आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा डाउन कर देता हूँ और हम इत्मीनान से टॉपिक समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों अप्रोच किया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर के तहत कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, वहाँ पर ट्रांसमिशन केबल्स जिनके जरिए बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उन्हें अंडरग्राउंड ही लगाना होगा। इसका कारण ये है क्योंकि अक्सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक प्रकार का पक्षी है, वो इन ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो ट्रांसमिशन लाइन से टकरा कर मर जाएं। इसीलिए इस प्रकार का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि राजस्थान गुजरात का एरिया इंडिया की पावर सप्लाई का सोर्स है। अगर वहाँ पर इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो इससे ग्रोथ प्रभावित होगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अप्रोच ऑप्ट करता है। हम बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये बहुत ही हैवी फ्लाइंग बर्ड होती है, काफ़ी भारी होती है। इनका वेट 15 kg तक का हो सकता है। ये ड्राई ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं, चूँकि राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर जो घास के मैदान हैं, सूखे घास के मैदान, वहाँ पर ये अक्सर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पाए जाते हैं, ये भारत के अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं। बट अब ये कह सकते हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एंडेमिक है। एंडेमिक होने का मतलब ये है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ही पाए जाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल इंडिया नहीं आता, बल्कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान और कई अन्य देश भी आते हैं। तो इंडिया में ये बेसिकली राजस्थान में आपको डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी इनकी कुछ संख्या देखने को मिल जाती है। फर्दर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी इनकी संख्या देखी जाती है। इनकी अगर आप विशेषता की बात करें तो ये काफ़ी लंबे पक्षी होते हैं। इनकी पैर बहुत लंबे होते हैं और गर्दन लंबी होती है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे। पैर और गर्दन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इनकी जो हाइट है वो काफ़ी सामान्य पक्षियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप देखेंगे 4 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। ऑमनिवर्स होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑर्थ्रोपॉड्स होते हैं, वॉर्म्स, मैमल्स, छोटे छोटे रेप्टाइल्स, उनको खाया करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि वाइल्ड में इनकी पॉपुलेशन, जंगलों में, इनके नेचुरल हैबिटेट में इनकी संख्या 150 से भी कम बची है। ऐसी स्थिति में अगर ये ट्रांसमिशन लाइन से टकरा के मर रहे हैं तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है और इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड में काउंट किया जाता है। इसे फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज भी कहा जाता है। फ्लैगशिप कहने का क्या मतलब है? फ्लैगशिप कहने का मतलब ये है कि ये ग्रासलैंड इकोलॉजी की हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी ग्रासलैंड में है, मतलब वो ग्रासलैंड अपने नेचुरल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखे हुए है, कुछ खास दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनकी संख्या कम हो रही है, मतलब नेचुरल कैरेक्टर खो रहा है उस ग्रासलैंड का। अक्सर इनकी थ्रेट क्या है? मतलब ये, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाते हैं, कोलिजन हो जाता है। इनको कई बार हंट किया जाता है। पाकिस्तान में अभी भी इनकी हंटिंग की जाती है और इनका जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने की वजह से हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है। दैट्स वाई भी इनकी संख्या गिर रही है। इनको बचाने के लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इनफैक्ट राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने, जहां पर हम ब्रीडिंग इंक्लोजर्स बना रहे हैं। ऐसी जगहों पर एक ऐसा इंफ्रा डेवलप करेंगे जहां पर ह्यूमन प्रेशर कम हो और उस हैबिटेट में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स खुद को ब्रीड कर सके और अपना जो डेवलपमेंट है वो कर सकें। फर्दर हमने स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम भी चलाया था। तो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जो है उसमें हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा हुआ है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। इसमें जो भी स्पीसीज आती हैं हम उनके रिकवरी की कोशिश करते हैं। ब्रीडिंग फैसिलिटी के कंजर्वेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान की सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी पर वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में, जैसलमेर में, जो जून 2019 में ही इसे इस्टेब्लिश किया जा चुका है।
इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कैप्टिव पॉपुलेशन को डेवलप करना, मतलब हम इनकी पॉपुलेशन को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन को वहां पे डेवलप करेंगे और जो उनके छोटे बच्चे हैं उन्हें वापस से जंगलों में छोड़ दिया जाएगा ताकि वो डेवलप कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में है। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने 70th मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया है। इसके लिए जो सेरेमनी हुई थी वो इजराइल में हुई थी, वहीं पर उन्हें यह टाइटल दिया गया। ये टाइटल इंडिया को 21 साल बाद दिया गया है। इसके पहले ये टाइटल सन 2000 में लारा दत्ता जी को दिया गया था। मिस यूनिवर्स एक एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है, एक टाइटल है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जाता है। ये मोस्ट वॉच्ड पेजेंट वर्ल्ड वाइड है, मतलब दुनिया भर में जो इसकी सेरेमनी होती है जिसमें जो भी मिस यूनिवर्स होती हैं जिन्हें चूज किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे देखते हैं। जो एस्टिमेटेड ऑडियंस होती है वो 500 मिलियन के आसपास होती है, जो 190 टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं। केवल देश की बात यहाँ नहीं की जा रही है। मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ और मिस यूनिवर्स, ये 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स हैं। जो 70th इसका सेरेमनी थी वो इजराइल के एलिट में हेल्ड की गई थी। बात करते हैं हरनाज संधू जी के बारे में। ये 21 वर्ष की हैं, जो कि पंजाब से आती हैं। इन्हें मिस यूनिवर्स का क्राउन अभी हाल ही में मिला और इसके लिए इन्होंने नादिया फेरेरा जो कि पराग्वे से हैं और लालेला स्वाने जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, उनको पीछे छोड़ा। ये टाइटल 21 साल बाद मिला है, जैसे कि हमने बात की थी। 2000 में लारा दत्ता जी को ये टाइटल मिला था और उसके भी पहले 1994 में सुष्मिता सेन जी को यह टाइटल दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोलर हमाम के बारे में है। सोलर हमाम, जिसके जरिए हिमालयन रीजन में पानी को गर्म किया जाता है, जहां पर पानी अक्सर बर्फ बन जाता है और टेम्परेचर माइनस में भी कई बार चला जाता है, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये बिना बिजली के सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को गर्म कर सकता है। सोलर हमाम एक एंटी फ्रीजिंग आउटलेट है। 15 से 18 लीटर पानी को आप गर्म कर सकते हैं महज 30 से 35 मिनट में। मतलब इस डिवाइस पे जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी 30 से 35 मिनट के भीतर ये 15 से 18 लीटर पानी को गर्म कर सकता है। दैट टू उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है पानी वगैरह को गर्म करने के लिए, उसमें कमी आएगी और जंगलों को कम काटना पड़ेगा। ये क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन है हाउस होल्ड्स के लिए, जहां पर अक्सर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है माउंटेनियस रीजन में। इससे फॉरेस्ट बचेंगे और महिलाओं को भी बहुत दूर दराज जाके लकड़ियों को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन भी कम होगा। सिग्निफिकेंस ये है कि हिमालयन रीजन में हीटिंग, चाहे वो खाना पकाना हो, पानी गर्म करना हो या कोई और काम करना हो, शरीर को ही गर्मी देनी हो, तो 50% जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो लकड़ी होता है। इससे जंगलों को ऑब्वियसली काटा जाता है तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तो होता ही है, लेकिन सोलर हमाम का इस्तेमाल करके हम इसमें थोड़ी बहुत कमी तो ला ही सकते हैं। एक बार इंस्टॉल कर लिया तो इसका मेंटेनेंस न के बराबर होता है। इसे कहीं बाहर से किसी कंपनी को नहीं बनाना पड़ता। रूरल आर्टिसंस, मेनली कारपेंटर्स इसे बना देते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। सोलर हमाम को हिमाचल प्रदेश स्टेट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया था 2016-17 में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉर्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल के बारे में है। मैक्स वर्स्टेपन जो कि बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्होंने अभी फॉर्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल को जीत लिया है। इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है। फॉर्मूला 1 ये एक हाईएस्ट क्लास इंटरनेशनल ऑटो रेसिंग है, जिसमें सिंगल सीटर फॉर्मूला रेसिंग कार्स होती हैं। आपने निश्चित तौर से इन्हें मूवीज़ में या हो सकता है आपने फॉर्मूला कार की रेसेस भी देखी हूँ। देखिए, इसे फेडरेशन इंटरनेशनलाई ऑटोमोबाइल यानी कि FIA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, फॉर्मूला 1 रेस की शुरुआत तो 1950 में ही हो गई थी, लेकिन शुरू में इनका नाम वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप हुआ करता था। 1981 तक इनका यही नाम था। बाद में इसे फॉर्मूला 1 नाम दिया गया। ग्रैंड प्रिक्स, इसमें देखिए सीरीज ऑफ रेसेस होती हैं जिन्हें ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है। ये फॉर्मूला 1 रेस का ही एक हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भू परीक्षक के बारे में है। IIT कानपुर ने एक डिवाइस डेवलप की है, पोर्टेबल है, कहीं भी आप ले जा सकते हो। इसे नाम दिया उन्होंने भू परीक्षक। करेगा क्या? ये भूमि का परीक्षण करेगा, यानी कि मिट्टी जो है उसको टेस्ट करेगा। सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है। 90 सेकंड में रिपोर्ट दे देगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन से वो जुड़ा होगा। जैसे ये सॉइल को टेस्ट करेगा, सारा डेटा मोबाइल में एप्लीकेशन में आ जाएगा। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करता है स्मार्टफोन में अपनी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। 6 इंपॉर्टेंट सॉइल पैरामीटर्स को ये डिटेक्ट करता है। सॉइल में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और क्ले कंटेंट कितना है। फर्दर काशन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है सॉइल की, मतलब न्यूट्रिएंट जो उसे एडिशनली दिए जा रहे हैं उसको होल्ड करने की उसकी क्षमता कितनी है। ये भी बताएगा कि मिट्टी में फर्टिलाइजर्स का कौन सा डोज कितना रिक्वायर्ड है। तो काफी बढ़िया टूल ये बनाया गया है। 5 ग्राम मिट्टी अगर इसे मिल जाए सैंपल के तौर पे तो ये सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है, एनालिसिस करके सॉइल हेल्थ रिपोर्ट तैयार कर देता है।
भूपरीक्षक क्लाउड सर्विस पे पूरा डेटा चला जाएगा और जिसके पास यूनिक आईडी है एप्लीकेशन की वो उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आसाम के मनोहारी गोल्ड टी के बारे में है। बहुत ही रेयर वैरायटी है आसाम की मनोहारी गोल्ड टी। एक रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने। इस टी की वैरायटी ने लगभग 1 लाख रुपए पर केजी में खुद को बेचा, यानी कि ऑक्शन किया 99,999 रुपीज, 1 रुपए कम मान लीजिए। मनोहारी गोल्ड टी मनोहारी टी स्टेट में तैयार की जाती है। इसकी पैदावार वहीं होती है आसाम के डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो अपर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे प्रोड्यूस होती है। कई तरीके के फायदे हैं इसकी, इसीलिए ये काफ़ी महंगी बिकती है। जैसे इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कुछ ऐसे मैनमेड कंपाउंड से है जो सेल डैमेज को या तो रोक देते हैं या डिले कर देते हैं। इससे क्या होता है कि काइंड ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड है। मान्यता यह है कि ये बूढ़े होने से रोकता है और ओबेसिटी, मोटापे को भी कंट्रोल करता है। तो लोग इस टी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसे गोल्ड टी क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में इसकी पत्तियों को सुबह सुबह सूरज की रोशनी निकलने से पहले तोड़ लिया जाता है, यानी कि 4 से 6 के बीच में। इनफैक्ट तोड़ते वक्त इसके जो बड्स होते हैं उनके साथ ही इसे तोड़ा जाता है। तो इसे एक लाइट ब्राउन कलर मिल जाता है, आप इसे लाइट बीज कलर कह लीजिए। ये जो बीज कलर है, मैंने स्लाइड का कलर भी लाइट बीज ही कर दिया है ताकि मुझे समझाना ना पड़े। ये कलर जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा गोल्डन से मिलता जुलता कलर है। तोड़ने के बाद इसके बड्स सूखने के बाद ऐसे दिखते हैं, तो एक गोल्डन टेक्सचर इसको मिल जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन टी कहा जाता है। कई सारे फ्लेवर्स इसके मिलते हैं और लोग बहुत पसंद भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तमिल थाई वजथू के बारे में है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो। तमिलनाडु की सरकार ने अभी हाल ही में इसे स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है। स्कूल्स में जो स्कूल स्टार्ट होने के पहले प्रेयर हुआ करती थी, मदर तमिल की प्रेज में ये प्रेयर संग की जाती थी, गाई जाती थी, उसे ये भी स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है। 55 सेकंड का ये सॉन्ग हुआ करता है। किसी भी फंक्शन की बिगनिंग में, गवर्नमेंट ऑफिस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, इसे गाकर शुरुआत की जाती है। गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ये ऑर्डर पास किया। ये जो मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच है उसके एक ऑर्डर के 2 सप्ताह बाद आया, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो तमिल थाई वजथू सॉन्ग है उस दौरान किसी को खड़े होने को लेकर कोई स्टैच्यूरी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने इसे स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पार्वो वायरस के बारे में है। लगभग 2000 पेट और स्ट्रे डॉग्स अमरावती जो सिटी है वहां पर पार्वो वायरस से ग्रसित पाए गए, और जो वेटेरिनेरियंस हैं जो इन जीवों की देखभाल करते हैं, उनका इलाज करते हैं, वो लगातार कॉशन कर रहे हैं पेट ओनर्स को कि ध्यान दीजिए अपने पेट का, नहीं तो ये बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है। जब बात पार्वो वायरस और डॉग्स की हो रही है तो एक न्यूज़ और मेरे दिमाग में आई, वो है महाराष्ट्र के बीड से रिलेटेड। महाराष्ट्र के बीड में डॉग्स एंड मंकीज के बीच में एक गैंग वॉर चल रहा है, जहां पर बंदर बहुत बड़ी संख्या में जो पपीज हैं या फिर डॉग्स हैं उन्हें जान से मार रहे हैं। लगभग 3 महीनों में पिछले 250 डॉग्स या पपीज को वो जान से मार चुके हैं। एक्चुअली में कुछ डॉग्स ने एक बंदर के बच्चे को जान से मार दिया। उसके बाद से बंदर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो इन पपीज़ को ढूंढकर ऊंचाई पर ले जाते हैं, पेड़ पर या किसी बिल्डिंग पर, वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। अब इससे वहाँ के लोग काफ़ी घबराए हुए थे, डरे हुए थे। अल्टीमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और 2 बंदरों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फाइनली उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि ये जो पूरा क्योस है ये खत्म हो सके। टॉपिक पे आते हैं। पार्वो वायरस एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज है, काफ़ी तेजी से फैलता है। ये पपीज एंड डॉग्स की जान भी ले लेता है। ये कैनिन्स देखिए एक्चुअली में डॉग्स की प्रजाति को ही कहा जाता है। उनके इंटेस्टाइनल ट्रैक को प्रभावित करता है। ये पेन तो ऑटोमेटिक ही चलने लग जाता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं कि ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, ड्रास्टिक वेट लॉस देखने को मिलता है पपीज में, डिहाइड्रेशन और लेथार्जिक मतलब सुस्ती देखने को मिलती है। 90% मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसमिशन फैलने वाली बीमारी है, एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में चली जाती है या फिर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी चली जाती है। जो व्यक्ति डॉग्स को हैंडल कर रहा है, अगर उसका हाथ या ऑब्जेक्ट इन्फेक्ट हो गया तो दूसरे कुत्ते में भी वो पहुंच जाएगी जो भी उसके कांटेक्ट में आएंगे। देखिए कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं। कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योर दिया जाता है ताकि ये डॉग्स या पपीज खुद ही इतने कैपेबल हो सके कि इन्फेक्शन से लड़ सकें। शुरुआती दौर में ही उन्हें वैक्सीन देनी होती है, डॉग्स को वैक्सीन देनी होती है। अगर उन्हें वैक्सीन नहीं दी गई पेट ओनर्स के द्वारा तो बीमारी का खतरा बना ही रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इनोवेशन फॉर नेट जीरो प्रोग्राम के बारे में है। ये एक प्रोग्राम है, किसने लॉन्च किया इसे लॉन्च किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडोमेंट फंड के द्वारा। पार्टनरशिप रही सोशल अल्फा की।
सोशल अल्फा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस एंड टेक एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये रहा कि इंडिया में कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन आए जिसके जरिए हम अपना नेट जीरो का टारगेट पूरा कर सकें। नेट जीरो में ऐसा नहीं है कि हम एमिशन नहीं करेंगे, हम एमिशन करेंगे, लेकिन उसको कैसे कम किया जाए, पैरेलली उतना एमिशन कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकें उसका भी प्रयास करेंगे, वही निकलेगा नेट जीरो। यहां पर सॉल्यूशंस मांगे जा रहे हैं सभी स्टेक होल्डर से। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? आप आने वाले समय के लिए कोई क्लीन या रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बताइए। एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाए कि उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के क्या तरीके हो सकते हैं, इन सभी के ऑप्शंस तलाशने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई स्टेक होल्डर कोई अच्छा ऑप्शन लेके आता है और उसका ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है तो उसे फंड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा 2 स्टेज पर। पहला होगा इग्निशन स्टेज, जहां पर उन्हें मिलेंगे 50 लाख रुपए, ताकि आप अपने आइडिया को एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके दिखाइए। ये पैसे उन्हें 12 महीनों तक के लिए मिलेंगे। और दूसरा स्टेज होगा इग्निशन स्टेज 2, जहां पर उन्हें कहा जाएगा कि आप अपना प्रोटोटाइप वर्केबल बनाइए, ऐसा कि उसे 2 से 3 साल में कमर्शियलाइज किया जा सके। इसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे फंडिंग के तौर पे या अवार्ड के तौर पे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो CADS 500 के बारे में है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अभी 500 kg का एक डिलीवरी 18 दिसंबर 2021 को डिलीवर कर दिया अपनी एरियल डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल करके, जिसके लिए ये एक एक्चुअली में पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं। इस पैराशूट को कहा जाता है रैप, यानी कि रैम एयर पैराशूट। इसमें होता क्या है कि GPS का इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह वहीं से डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होती हैं जो बताती रहती हैं कि आपको किस तरफ जाना है। उसी की बेसिस पे 500 kg तक का कोई भी पेलोड, कोई भी सामान किसी जगह पे बहुत ही सटीकता के साथ पहुंचा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन विजय के बारे में है। ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने गोवा को आज़ाद कराया था। 19 दिसंबर को हर साल ऑपरेशन विजय या गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, जिसके बेसिस पे हम ऑपरेशन विजय को भी याद करते हैं। पुर्तगीज के अंडर में हुआ करता था गोवा 1961 के पहले, जब तक कि हमने इसे आज़ाद नहीं करवा लिया। 451 साल 451 ईयर्स पुर्तगालियों ने कब्जा जमा रखा था इतने सालों तक गोवा के ऊपर। देखिए, जो पुर्तगीज हैं वो 1641 में मराठास से छीन लेते हैं गोवा को। उसके बाद दोनों के बीच में एक झड़प होती है, फिर पीस ट्रीटी हो जाती है। 19वीं सेंचुरी में जो गोवा के लोग थे उनका पार्टिसिपेशन काफी कम रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन 1940s का जो पूरा दौर आया उसमें वहां पर भी सत्याग्रह शुरू हो गए। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ने से मना कर दिया। काफी बातचीत चली, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए गए, पुर्तगाल से बात की गई, बट वो मान नहीं रहे थे। 1961 में फाइनली जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने प्लान किया और ऑपरेशन विजय चलाया गया। वहां पे कुछ रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स भी थे जो गोवा को आजाद करवाने के लिए काम कर रहे थे। फाइनली बहुत ही कम रेजिस्टेंस के बाद जो वहां का गवर्नर जनरल था उसने सरेंडर कर दिया और गोवा भारत का हिस्सा बन गया। इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन विजय, जिसे लीड किया गया था जनरल JN चौधरी जी के द्वारा। वॉर मेमोरियल इंडियन नेवल शिप गोमंतक में है, जो कि 7 सेलर्स और अन्य पर्सनल्स के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था ऑपरेशन विजय के दौरान भारत को आजाद कराने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में है, जो अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान की ओर से दिया गया है, जिसका नाम है नगदक पेलजी खोरलो। ये जो अवार्ड है ये भी दिया गया है भूटान के नेशनल डे पर, जो कि 17 दिसंबर को होता है। ये भूटान का हाईएस्ट डेकोरेशन है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो भूटान के लिए एक महत्वपूर्ण सर्विस दे, जो उनके लिए रिकॉग्नाइज करने लायक हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से लोकसभा में एक सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक लगातार गिरती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने ये कहा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो इस रिपोर्ट को या इंडेक्स को तैयार करते हैं उनका पैरामीटर सही नहीं है, इसीलिए इनकी ये रिपोर्ट इंडिया को लेकर उचित नहीं है, सही नहीं है। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? उन्होंने कहा एक तो उनका सैंपल साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, दूसरा वो डेमोक्रेसी की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन्हें कोई वेटेज देते ही नहीं है, इसीलिए इनका ये जो इंडेक्स है ये सही नहीं है और हम इसे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर। इसे पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स के द्वारा, जिन्हें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सन 2002 से ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करते रहे हैं। क्या रहा है पर्पस इसे पब्लिश करने का? ये 180 देशों को या रीजन्स को इवेलुएट करते हैं। रीजन इसलिए बिकॉज कई सारे देश विवादित हैं, उन्हें कुछ देश मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते हैं।
ये देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं अलग अलग देशों में उनके पास कितनी फ्रीडम अवेलेबल है। तो क्या ये इंडेक्स सच में बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। इस इंडेक्स में कुछ बहुत ही फंडामेंटल खामियां हैं। वो खामियां मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे ये दो चीजों को बिल्कुल संज्ञान में नहीं लेते। एक तो वहां की गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती है जो वहां के जर्नलिस्ट के फेवर में होते हैं, उन्हें ये बिल्कुल इवैल्यूएशन में नहीं लेते। दूसरा, ये जर्नलिज्म की क्वालिटी को संज्ञान में लेते ही नहीं है किसी भी कंट्री या रीजन में। उनका सिर्फ इस बात पर फोकस होता है कि जर्नलिस्ट को तवज्जो मिल रही है कि नहीं, आज़ादी मिल रही है कि नहीं। देखिए कुछ खामियां तो जर्नलिज्म की तरफ से भी होती हैं। जैसे कई बार वो किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कई बार वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, कई बार वो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी कन्वे कर रहे होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होता है। इन दैट केस उनके खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ मामला क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म का होता है। जो जर्नलिज्म है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, दैट्स वाई वो कर्ब इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को ये बिल्कुल संज्ञान में नहीं लेते। उनका मानना है वो चाहे जो करें, आप उन्हें पूरी आज़ादी दो। खैर, कुछ देशों में जर्नलिज्म की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वहां पर प्रॉपर फ्रीडम मिल भी जाती है। इंडिया में दो फ्रंट पे समस्याएं हैं। गवर्नमेंट एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर भी देती है, फर्दर जर्नलिज्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो दोनों ही फ्रंट पे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। जो इंडेक्स है वो 180 कंट्रीज या रीजन्स को इवेलुएट करता है, जहां पे जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं मैं बता देता हूं। प्लूरलिज्म, यानी कि अलग अलग सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन मिलता है जर्नलिज्म में या नहीं। मीडिया की इंडिपेंडेंस कितनी है, उनका एनवायरमेंट कैसा है वर्क करने का, उनकी सेल्फ सेंसरशिप कैसी है, क्या वो खुद को रेगुलेट कर पाते हैं अच्छे से, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कैसा है उनको लेकर, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जर्नलिस्ट को मारा तो नहीं जाता, एब्यूज तो नहीं किया जाता, इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाता है। इंडिया की रैंक 2020 में भी 142 थी और 21 में भी 142 ही है। 2016 में ये रैंक 133 थी, जिसके बाद इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। एक रिटर्न रिप्लाई दिया गया था अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के क्वेश्चन पे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो क्वेश्चनेबल है और नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए हम इसे तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये बातें तो आप समझ गए। इस संबंध में प्रश्न आया था यूपीएससी में, पूछा गया था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये ऑफन न्यूज में देखे जाते हैं, ये है क्या? WHO का डिवीजन है, एक NGO है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है या फिर UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? सही जवाब ये एक NGO है, हमने देखा ही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल के बारे में है। अब इस आर्टिकल पे चलने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं ताकि आपको आर्टिकल आसानी से समझ में आ जाए। इसमें आर्मर्ड का मतलब तो एकदम क्लियर है, कुछ ऐसा जो हथियारबंद हो। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है? रिकॉनेसेंस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या किसी चीज का पता लगाना। और यहाँ पे एक वर्ड है इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल। ये टैंक जैसा एक व्हीकल आपको दिख रहा है। रिकॉनेसेंस व्हीकल का मतलब यहाँ पर यह होता है एक ऐसी व्हीकल जिसके माध्यम से जो आर्मी इंजीनियर्स हैं वो कुछ पता लगाते हैं। अब आर्मी में इंजीनियर्स होते हैं और इंजीनियर्स कुछ पता भी लगाते हैं और उन्हें पता लगाने के लिए आर्मर्ड व्हीकल भी चाहिए, मतलब जो हथियारबंद हो। ऐसा क्यों? देखिए कई बार जो आर्मी होती है उसे ऑपरेशंस के लिए जाना होता है, तो वो बटालियन के साथ जाते हैं, हथियारबंद गाड़ियों के साथ जाते हैं। इन दैट केस इस बात को इंश्योर करना होता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं क्या वो रास्ता सेफ है, वहां पर कोई गड्ढे वड्ढे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है रास्ता कि वहां पर व्हीकल्स जा ही ना सकें। उस चीज को इंश्योर करने की जिम्मेदारी आर्मी इंजीनियर्स की होती है। इस चीज को पाथवे को क्लियर करने के लिए उनके पास होती हैं कुछ हथियारबंद गाड़ियां, जिन्हें कहा जाता है रिकॉनेसेंस व्हीकल, जिसकी मदद से वो रास्ता क्लियर करते हैं, पता करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, अगर आप टफ टेरेन में जाएं तो इन गड्ढों को, चूंकि इन सड़कें नहीं हैं तो गाड़ियां जा नहीं पाएंगी, व्हीकल जा नहीं पाएंगे, तो वहां पे रेडीमेड ब्रिजेस होते हैं जिनकी पहले देखिए होता था कि जो लंबाई होती थी वो 5 मीटर तक ही होती थी। अभी हमारे पास ऐसे रेडीमेड ब्रिजेस हैं जिनकी लंबाई 10 मीटर तक होती है, तो मतलब 9 मीटर चौड़ा गड्ढा भी है तो उसके ऊपर फटाक से एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया जा सकता है जिसके ऊपर से जो आर्मी व्हीकल्स हैं वो आराम से चले जाएंगे। तो ये काम करेगा कौन? ये यही इंजीनियर्स करते हैं, अपने रिकॉनेसेंस व्हीकल की मदद से पता करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं करते, ये ब्रिजेस, ट्रैक और हेलीपैड्स भी तैयार करते हैं ताकि जो फोर्सेस हैं वो बढ़िया से मोबिलिटी दिखा सकें। तो आप समझ गए कि इंजीनियर्स का क्या काम है आर्मी में और उनको क्यों रिकॉनेसेंस व्हीकल रिक्वायर्ड होती है। तो अभी हाल ही में हमने पहला सेट इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब खुद का बनाया हुआ नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल जो इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हैं उनको सौंप दिया है। एक एक्चुअली में अंक्शन यानी कि एक ओकेशन था जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नरवणे भी, जनरल MM नरवणे जी भी उपस्थित थे, वहीं पर इन्हें ये सौंपा गया। इसे डिजाइन किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और मैन्युफैक्चरिंग हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
मेदक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के द्वारा मिलकर। तो फीचर्स क्या है? ये व्हीकल कैपेबल है, अगर कोई वाटर ऑब्स्टिकल है, मान लीजिए कोई पानी वाला एरिया है जहां से गुजरना है, पानी के भीतर कोई ऑब्स्टिकल है, व्हीकल रुक जाएगी तो इसका पता लगा लेंगे। कहीं कोई दलदली पैचेस तो नहीं है जहां पे गाड़ी फंस सकती है, आदमी फंस सकती है, उस चीज का भी ये पता लगा लेंगे। तो इसमें इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। सिग्निफिकेंस ये होगा कि इससे जो इंजीनियर रिकॉनेसेंस है, मतलब जांच पड़ताल है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस और ज्यादा आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम के बारे में है। स्टीवर्डशिप का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लेंगे तब बाकी बात समझ में आएगी। अब नेशनल और ऑक्सीजन का मतलब तो समझ में आ ही जाता है ना। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है किसी चीज को सुपरवाइज करना या उसकी देखरेख करना, ठीक है, या उसको सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए लीडरशिप लेना। तो यहां पे ऑक्सीजन के संबंध में स्टीवर्डशिप की बात की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। पिछली बार हमने देखा जब कोविड-19 पैंडेमिक चरम पे आया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी कमी हो गई थी। एक तो उसकी सप्लाई कम थी, हम उतनी बड़े स्केल पर सप्लाई के लिए तैयार नहीं थे। अचानक से दिक्कत आई और सारा इंफ्रा धराशायी हो गया। कई सारे लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान भी गई। फर्दर एक चीज और निकल के आई कि जो हमारे पास ऑक्सीजन था, हम उसकी ऑप्टिमम तरीके से उसका यूज भी नहीं कर पा रहे थे। ऑक्सीजन का वेस्टेज भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। कहीं एक जगह पे एक व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के जान जा रही है और दूसरी ओर एक जगह पे ऑक्सीजन, जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसकी हम बात करें, उसका वेस्टेज हो रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, चूंकि देखिए ओमिक्रॉन एक बार फिर से एक्सपेंड करना शुरू कर चुका है खुद को और सीरियस हो रहा है पूरा मामला, ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हमें तैयारी कस लेनी चाहिए। ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसके जरिए हम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो ऑक्सीजन को अच्छे से मैनेज कर सकें। उनके पास उसे एडमिनिस्टर करने की इसेंशियल नॉलेज जरूर से हो, ताकि वो ऑक्सीजन का रैशनल यूटिलाइजेशन कर सकें। ऐसा ना हो कि उसे वेस्ट किया जा रहा हो। वेस्टेज को हम अवॉइड करें, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहां पर रिसोर्सेज की कमी है। ऑक्सीजन की कमी भी है, ऑक्सीजन बर्बाद भी हो रहा है, तो गलत है ना। एटलीस्ट एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए कंट्री में, जिसे पूरी तरीके से अच्छे से ट्रेन किया गया हो। जो ट्रेन प्रोफेशनल्स होंगे वही उस जिले में ऑक्सीजन थेरेपी मैनेजमेंट को लीड करेंगे। देखेंगे कि ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छे से हो और उसका ऑडिट भी करेंगे, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राई रबर शीट्स के लिए नए मेथड के बारे में है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है एक नया मेथड, जहां पर हम विद इन 24 आवर रबर की शीट्स को सुखा के तैयार कर पाएंगे। परंपरागत तरीके से इसमें 4 से 5 दिन का समय लग जाता है, अभी जल्दी हो पाएगा। देखिए, रॉ लैटेक्स मतलब वो चिपचिपा पदार्थ जो पेड़ों से निकलता है रबर के, जिससे हम रबर एग्जैक्टली बनाते हैं, उसे आप रॉ लैटेक्स बोल सकते हैं। उसके जरिए हम रबर की शीट बनाते हैं। ये जरूरी होता है ताकि लंबे समय तक रबर को स्टोर करके रखा जा सके। अब रॉ लैटेक्स हम लंबे समय तक रख नहीं पाएंगे, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर रबर की शीट तैयार कर ली तो उसे हम जब मर्जी रख के रखें और जब उसके प्राइस अच्छे मिले तो बेच दें। ये ऑप्शन रहेगा। ट्रेडिशनली इसमें 4 से 5 दिन का समय लग जाता है रॉ लेटेक्स को रबर की शीट में कन्वर्ट करने में। इसमें कई सारा प्रोसेस होता है। जैसे पहला तो होता है कोआगुलेशन का। कोआगुलेशन में जो पतला वो गाढ़ा द्रव्य होता है, लेटेक्स होता है, उसे पहले, चूंकि इनिशियली वो बहुत गाढ़ा नहीं होता, तो उसे हल्का सा सुखाना पड़ता है ताकि वो इतना गाढ़ा हो जाए कि उससे हम शीट बना सकें। फर्दर उसकी शीटिंग की जाती है और एक बार शीट जब आप बना लेते हैं तो उसे सुखाना भी पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में, मतलब उसे गाढ़ा करना, शीट बनाना और सुखाना, 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। कोई ऐसा प्रोसेस जिससे वो जल्दी गाढ़ा हो जाए, उसे जल्दी से गाढ़ा करने के लिए अब उसमें एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर तैयार करके इस्तेमाल किया जाएगा। फर्दर शीटिंग प्रोसेस को भी हम जल्दी से तैयार कर पाएंगे। इसके जरिए जो कोआगुलेशन है वो महज हम 30 मिनट में कर लेंगे, वो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम उसकी शीटिंग कर लेंगे और उसको सुखा लेंगे, तो महज 1 दिन में हम ये शीट तैयार कर लेंगे। तो इससे जो भी रबर प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मैथमेटिक्स डे के बारे में है। हर साल 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये बहुत एनिवर्सरी होती है महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी की। इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के फील्ड में बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। 2021 में इनकी 134th बर्थ एनिवर्सरी रही डॉक्टर रामानुजन जी की। इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो 1911 में इन्होंने अपना पहला वर्क या पहला पेपर पब्लिश किया एक जर्नल में, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में।
1914 में 11 के बाद ये इंग्लैंड ट्रैवल करके गए, जहां पर इनकी मुलाकात हार्डी जी से हुई। हार्डी जी ने इन्हें असिस्टेंस दिया, इनको ट्यूटर किया, इनके टैलेंट को एक्नॉलेज किया। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि देखिए, जो आपके एक्चुअली में होता क्या था ना, ये किसी भी प्रॉब्लम को सीधे सॉल्व कर देते थे और उसका जो सोल्यूशन है वो हार्डी के सामने रख देते थे। वो कहते थे कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हार्डी जी ने कहा कि केवल सॉल्व कर देने से बात नहीं बनेगी, आपको ये साबित करना होगा कि जो रिजल्ट आप डिराइव करके लाए हो वो सही है, और इसके लिए आपको बताना होगा कि आप इस रिजल्ट तक पहुंचे कैसे। तभी जो बाकी मैथमेटिशियन हैं वो आपके इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को एक्सेप्ट करेंगे। तो हार्डी की ये बात रामानुजन जी को समझ में आई। उन्होंने कहा कि सही आप कह रहे हैं, सीधा रिजल्ट बता देने से थोड़ी कोई मानेगा कि हमने सोल्यूशन निकाल दिया। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का क्या प्रोसेस था और वो प्रोसेस जस्टिफिएबल है या नहीं है। इसके बाद हार्डी जी की मदद से इन्होंने और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे मैथमेटिक्स के उनको सॉल्व किए और कई सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया, जैसे कि रायमन सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल्स, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द जेटा फंक्शंस। इनकी डिटेल्स हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी डाइवर्जेंट सीरीज की इन्होंने अपनी खुद की थियरी जो है वो भी डेवलप करी थी। हार्डी जी ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि रामानुजन जी का जो काम है वो मैथमेटिक्स के ऐसे फील्ड से है जहां पर काम हुआ ही नहीं है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता था। रामानुजन जी का जो होम स्टेट है तमिलनाडु, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर को वहाँ स्टेट आईटी डे मनाया जाता है। इनकी अचीवमेंट और इनकी पर्सनालिटी को एक्नॉलेज करते हुए रामानुजन जी ने कंपाइल किए हैं 3900 रिजल्ट्स, जिसमें इक्वेशंस और आइडेंटिटीज हैं। देव पटेल जी द्वारा स्टारर एक मूवी आई थी 2015 में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये एक बायोपिक है रामानुजन जी के ऊपर ही। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मींदुम मंजप्पई स्कीम के बारे में है। तमिलनाडु के सीएम ने लॉन्च किया है मींदुम मंजप्पई स्कीम, ताकि क्लोथ बैग्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और हम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को कम कर सकें। काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो येलो क्लोथ से बने बैग्स इस्तेमाल करें, जिन्हें मंजप्पई कहा जाता है। एक्चुअली में मंजल वर्ड से मंजप्पई बना है, जिसका मतलब होता है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी का कलर येलो होता है, तो मंजप्पई इसे तमिल में बोलते हैं येलो कलर को। इसके जरिए हम इनकरेज कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली बैग्स का इस्तेमाल किया जाए और प्लास्टिक बैग्स को हम छोड़ दें। यहां पर देखिए, जो मंजप्पई है यानी कि हल्दी है, वो तमिलनाडु के लोगों के जीवन का इंटीग्रल पार्ट रहा है। उनकी लाइफ में वो काफी लंबे समय से इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। ट्रेडिशनली जो मंजप्पई है उसका इस्तेमाल शॉपिंग, कैरिंग बैग, राशन, इवन कैश ले जाने के लिए किया जाता रहा है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन, यूज और स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन 14 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स का बैन कर दिया है 2019 की 1 जनवरी से ही। इसलिए वहां पे कोशिश की जा रही है कि क्लोथ बैग्स का यूज किया जाए। उम्मीद करते हैं मींदम मंजप्पई स्कीम ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइटल है टेस्ट द टीवी ट्रिपल टीवी। एक जापानीज प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है लिकेबल टीवी स्क्रीन का, जो फूड के फ्लेवर्स निकाल सकता है ना सरप्राइजिंग। ये एक मल्टी सेंसरी व्यूइंग एक्सपीरियंस हमें देगा। इस डिवाइस को उन्होंने नाम दिया है ट्रिपल टीवी। इस टीवी के भीतर 10 फ्लेवर कैनिस्टर लगाए गए हैं, मतलब 10 कैनिस्टर्स जिसमें कुछ लिक्विड होगा। वो लिक्विड एक पार्टिकुलर टेस्ट का होगा। उन लिक्विड का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग टाइप का टेस्ट जनरेट कर सकता है। ये जो 10 फ्लेवर्ड कैनिस्टर्स हैं ये आपस में मिक्स करके 20 फूड टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। जब भी टीवी स्क्रीन पे कोई फूड आइटम आएगा, एआई इनेबल्ड टेलीविजन होगा, आप उससे डिमांड करेंगे कि आपको इस फूड का टेस्ट चाहिए, तो ये जो 10 कैनिस्टर्स हैं उसके पास, उनमें से वो उसके फ्लेवर को जनरेट करेगा। समोसे दिख रहे हैं तो समोसे का, पिज्जा दिखा तो पिज्जा का, और उसका जो लिक्विड है वो टेलीविजन की स्क्रीन पे स्प्रे हो जाएगा। मतलब अगर उसके बाद आप टेलीविजन स्क्रीन को लिक करते हैं, चाटते हैं, तो फूड आइटम का टेस्ट आपको मिलेगा। मजेदार एक्सपीरियंस हो सकता है। कोविड-19 के एरा में अगर आपको घर के भीतर बैठे ही किसी भी फूड आइटम का टेस्ट आपके टेलीविजन पे मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मेजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होमई मेसिता का तो कम से कम यही मानना है कि ये बढ़िया चीज हो जाएगी। गोल यही है कि लोगों के लिए पॉसिबल बनाया जाए कुछ ऐसा जैसे वो रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, जब वो टेलीविजन पे कोई चीज देख रहे हो तब भी। तो बढ़िया न्यूज है, आप जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्क बिशप डेस्मोंड तुतु के बारे में है। आर्क बिशप डेस्मोंड तुतु, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आप इन्हें इस लिहाज से नोबेल पीस प्राइज ल्यूरेट बोल सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के एक बहुत ही की इंडिविजुअल रहे हैं जिन्होंने वाइट माइनॉरिटी रूल के अगेंस्ट में प्रयास किए। 26 दिसंबर को 90 वर्ष की आयु पूरी करके इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। साउथ अफ्रीकन एंग्लिकन क्लरिक थे।
जिन्होंने 1984 में रिसीव किया नोबेल प्राइज फॉर पीस, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थेड को खत्म करने के लिए प्रयास किए उसके लिए। इन्हें नेशन के कंसाइज के रूप में स्वीकार किया जाता है साउथ अफ्रीका में, जहां पर उन्होंने ब्लैक मेजॉरिटी और वाइट माइनॉरिटी के ऊपर जो एक प्रयास किए हैं एक कंसिलिएशन को लेकर, उसके लिए उन्होंने अपनी फेथ ऑन स्पिरिट के माध्यम से एक डिवाइडेड नेशन को जोड़ने का प्रयास किया। इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं। 1990s में तुतु जी ने साउथ अफ्रीका का एक आइडिया प्रोपोगेट किया था, द रेनबो नेशन। मेनली देखिए साउथ अफ्रीका में दो कैटेगरीज में, एक व्हाइट्स थे एक ब्लैक्स थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता था। वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में क्यों व्हाइट्स और ब्लैक्स ही होंगे, और भी नेशनलिटी के लोग और भी कलर के लोग वहां पर होने चाहिए। साउथ अफ्रीका एक डाइवर्स कंट्री बने जहां पर हर तरह के लोग होंगे, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो जाएगा, अपार्थेड भी खत्म हो जाएगा। तो एक मल्टी कल्चरल कंट्री की कल्पना करते थे तुतु जी साउथ अफ्रीका के लिए, इसीलिए वो एक रेनबो नेशन बनाना चाहते थे। जो टर्म था वही था कि एक मल्टी कल्चरल साउथ अफ्रीका तैयार हो, जहां पर अलग अलग नेशनलिटी के लोग एक साथ मिलकर रहें, और जो स्ट्रिक्ट डिवीजन है व्हाइट्स एंड ब्लैक्स का, ये खत्म हो जाए। 1995 में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी ने उन्हें हेड ऑफ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का हिस्सा बनाया, ताकि अपार्थेड एरा में जो भी अब्यूजेस किए गए हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। हमारा दैट इज रिलेटेड टू स्टेट हेल्थ इंडेक्स, एक इंडेक्स है, तो किसी ने जारी किया होगा, बिल्कुल इसे जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में, और ये इस इंडेक्स का 4th एडिशन है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर 2019-20। इस बार का टाइटल रहा हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, मतलब अगर राज्य हेल्दी होंगे तो भारत की तरक्की बढ़िया होगी। तो किसने डेवलप किया है ये आपको जरूर से याद रखना है। कई बार इंडेक्स से बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो नीति आयोग ने इसे जारी किया। डेवलपमेंट इनके द्वारा अकेले नहीं किया गया है, रदर डेवलपमेंट के दौरान इनके द्वारा कोलैबोरेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ। 2017 से ही इस इंडेक्स को जारी किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये ट्रैक कर सकें कि जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हेल्थ आउटकम कैसा है, जो हेल्दी सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है पूरा, हॉस्पिटल्स का इंफ्रा है, वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। फर्दर इन स्टेट्स के बीच में अगर एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो स्टेट्स एंड यूटीज में हेल्थ की सिचुएशन और बेहतर होगी। 24 इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए, जिन्हें कई सारे डोमेन्स में ग्रुप कर दिया गया, जैसे कि हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। ये जो 3 ग्रुपिंग है या डोमेन्स हैं, उनमें होता क्या है, हेल्थ आउटकम्स में हम इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की क्या सिचुएशन है। मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 28 दिन के भीतर कई सारे बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, वो स्टेटस क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, और सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है। इसे इवेल्युएट किया जाता है अंडर हेल्थ आउटकम। जहां पर ये चीज़ें कम हैं वो राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहां ज़्यादा हैं वहां पर सिचुएशन खराब है। गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन में हम ऐसे पैरामीटर्स को लेते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी हो रही हैं, होम डिलीवरीज तो नहीं हो रही जहाँ पे माँ और बच्चे दोनों को ज़्यादा खतरा होता है। सीनियर ऑफिसर्स हेल्थ के सेक्टर में कितने की पोस्ट पर हैं, को कितना बढ़िया गवर्नेंस संभाल रहे हैं। की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस में हम इवेल्युएट करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की कमी तो नहीं है, जितनी रिकमेंड की गई है उतने हैं कि नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ फंक्शनल है कि नहीं है, बर्थ और डेथ का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं, और ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है। इस बेसिस पर हम इनपुट या प्रोसेस को स्टडी करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पर बेस ईयर इस्तेमाल किया गया है 2018-19 का, और उसी के आधार पर प्रॉपर इवेल्युएशन किया गया है। डेटा कहाँ से मिला, इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज किया गया है, फर्दर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो भी डेटा होता है उसे भी इस्तेमाल किया गया है। यद्यपि ये जो इंडेक्स है वो कोविड-19 के इम्पैक्ट को अभी भी कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि उसके बाद हमारा हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स होने की कगार पे आ गया था। स्टेट्स को कैसे रैंक किया गया है, स्टेट्स की रैंकिंग इस प्रकार से हो कि हम किसी अनइवन स्टेट के साथ किसी दूसरे स्टेट को ना कंपेयर कर रहे हों। इसी उद्देश्य से इन्हें कैटेगराइज किया गया है 4 हिस्सों में। लार्जेस्ट स्टेट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश ने, देन आसाम, और उसके बाद तेलंगाना का नंबर आया। स्मॉलर स्टेट्स में सबसे टॉप पर रहा मिजोरम, देन मेघालय, और
यूटीज में दिल्ली रहा टॉप पर, देन जम्मू एंड कश्मीर ने इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि मतलब ये बहुत बेस्ट हो गए हैं, यहाँ सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया है। मतलब जो भी इन्होंने परफॉर्म किया था इसके पहले 2018-19 के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में अभी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 के इम्पैक्ट को अभी भी इसमें इवेलुएट नहीं किया गया है। इसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखा गया है। टॉप रैंकिंग में केरला और तमिलनाडु को रखा गया है ओवरऑल में, लार्ज स्टेट्स में मिजोरम एंड त्रिपुरा इन स्मॉलर स्टेट्स, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसे शॉर्ट में DH एंड DD कहना ज़्यादा उचित रहेगा, और चंडीगढ़ को यूटीज में टॉप पे रखा गया है। तो ये तो बातें स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स के बारे में है। कोविड-19 की ये 2 वैक्सीन्स हैं जिन्हें अभी हाल ही में अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और एक एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर को भी इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज कर दिया गया है। कॉर्बेवैक्स, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, कॉर्बोवैक्स और कोवोवैक्स। जो कॉर्बेवैक्स है इसे हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी बायोलॉजिकल ई ने बनाया है, और कोवोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है जो कि पुणे में है, और नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है ये। मोलनुपिराविर एंटीवायरल ड्रग है जिसको अप्रूव किया गया है अभी हाल ही में। इन दोनों वैक्सीन्स को अप्रूव करने के बाद भारत में अभी 8 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं। इन दोनों के अलावा जो बाकी की 6 हैं उनमें एक तो है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जाइकोव डी, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये 6 हैं जिन्हें अभी तक अप्रूव किया जा चुका है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनोवेशन फॉर यू एंड इंडिजिनियस टिंकरर्स के बारे में है। टिंकरर्स का मतलब होता है प्रयोगकर्ता, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रयोग करता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालता है, जो मशीनों को अच्छी तरीके से समझता है और उनसे इनोवेशंस करता है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने रिलीज किया 2nd एडिशन इनोवेशन फॉर यू और अनदर कंपेडियम। कंपेडियम का मतलब किसी भी चीज का एक समरी होता है, द इंडिजिनियस टिंकरर्स, इस लिहाज से आप इसे एक किताब कह लीजिए। ये जो कंपाइलेशन है इसमें जो सक्सेसफुल इनोवेशंस किए गए अटल इनोवेशन मिशन के तहत, उनकी समरी आपको मिलेगी। एग्रीकल्चर को फीचर करने वाले 70 स्टार्टअप्स जिनको अटल इंक्यूबेशन सेंटर ने सपोर्ट किया, उन्होंने बढ़िया काम किया, उनका जो भी सक्सेस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। जो इंडिजिनियस टिंकरर्स हैं, ये जो किताब है इसमें आपको टॉप इनोवेशंस मिलेंगे जिनको सपोर्ट दिया गया अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा। जो अटल टिंकरिंग लैब है वो स्कूल स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है कि डे टू डे बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप इनोवेशन करके उनका सोल्यूशन निकालो। अभी का जो एडिशन है इसका, इसमें 41 इनोवेशंस को जगह दी गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नील गाय के बारे में है। बिहार की सरकार ने यह कहा कि अब वो ब्लू बुल, कई बार इसे ब्लू काऊ भी कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में नील गाय कहा जाता है, उन्हें अब नहीं मारा जाएगा। बिहार में इन्हें नील गाय और घुरपराज भी कहा जाता है। इनकी संख्या चूंकि बहुत ज़्यादा होती है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कई बार इनको जानबूझ के मारा जाता है संख्या कम करने के लिए। लेकिन ये इनह्यूमन है किसी जानवर को जस्ट इसलिए मार देना बिकॉज उनकी संख्या ज़्यादा है। तो बिहार की सरकार ने नया प्लान बनाया, उन्होंने कहा कि वो स्टरलाइज कर देंगे जो नील गाय की पॉपुलेशन है उसका, बजाय इसके कि आप किसी हेल्दी नील गाय को जान से मार दें जस्ट बिकॉज उनके एक्सेस नंबर की वजह से। बेहतर है कि वो पैदा ही ना हो, आप उनकी पॉपुलेशन को ही कंट्रोल कर लीजिए, ये अच्छा विकल्प है। नील गाय लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप होता है, बोवाइन की एक प्रजाति है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नदर्न हिस्से में पाए जाते हैं और यहीं के इंडिजिनियस हैं। हिंदूज में इन्हें उसी तरीके से सेक्रेट पवित्र माना जाता है जैसे कि बाकी कैटल्स को। फर्दर इनका हैबिटेट ये लाइटली वुडेड फॉरेस्ट में रहते हैं जहां बहुत घना जंगल ना हो, ग्रास लैंड हो, क्योंकि इन्हें घास खाना पसंद होता है, इसीलिए फसलें भी खा जाते हैं। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान के रीजन में आपको मिलेंगे, हिमालयन के फुट हिल्स में। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। डाइमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है। जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स की तुलना में बड़े होते हैं और कलर भी अलग होता है। नील गाय एक्चुअली में जो एडल्ट मेल होते हैं ना, उन्हीं का कलर नीला होता है, वो भी पूरा कलर नीला नहीं होता। जो फीमेल्स होती हैं वो तो भूरे कलर की होती हैं। तो नील गाय सबको कहना उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, अब नाम रख दिया तो रख दिया। आईएसओ स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, तभी तो मारते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 3 में है। दोस्तों, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक डेडलाइन इशू की है जहां पर जितनी भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें शिफ्ट करना होगा आईपी वर्जन 4 से 6 की तरफ। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडलाइन है वो 30 जून 2022 है, वेयरएज जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए डेडलाइन दिसंबर 2022 है। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस आपके सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जब आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं।
हालांकि अगर बात की जाए आईपी वर्जन 4 की तो ये आपका 1981 में आया था। ये 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस है। यहां पे आप न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोशन को यूज करते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें आईपी वर्जन 6 की तो यहां पे इसको डिप्लॉय किया था हमने 1998 में। यहां पे आपके 128 बिट के आईपी एड्रेसेस होते हैं और यहां पे जो आपके एड्रेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर IPv4 की बात करें तो यहां पे आपके 4.3 बिलियन एड्रेसेस होते हैं, बट IPv6 के केस में ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यहां पे आप अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोशंस को यूज करते हैं जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब यहां पे एक चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जो आपके आईपी वर्जन 6 हैं ये ज्यादा फास्ट है, ज्यादा सिक्योर है। उसके अलावा ये आपके आईपी का लेटेस्ट वर्जन है IP6, जो आपके कंप्यूटर की लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है और इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब भी आपके डाटा को रूट करते हैं हम इंटरनेट के थ्रू। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके इस आर्टिकल में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।